नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, करंट अनप्लग्ड बाय राजीव के एडिटर हैं, संस्थापक हैं और आर्थिक मुद्दों को कितनी सरलता से दर्शकों के सामने रखा जा सकता है, इसके एक अप्रतिम उदाहरण है राजीव जी। आज हम इनसे कुछ आर्थिक मसलों पर ही बात करेंगे, ऐसे मसले जो हमारे देश से संबंधित है, हमारे देश की राजनीति को, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को गहरे स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं। राजीव जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। एक सर्वे आया है, बैंक ऑफ अमेरिका सर्वे, जिसमें कि वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स से बातचीत करते हैं और जितनी इसके बारे में जानकारी आ रही है, उससे जो एक तस्वीर आ रही है वो ये कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के प्रति एक आकर्षण का रुख नहीं रख रहे हैं, बल्कि भारत के प्रति उनकी उदासीनता बढ़ी है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे इस सर्वे के बारे में ही थोड़ा समझना चाहूँगा। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हमें इस तरह के सर्वे और मीडिया में इसके बारे में कुछ छुट-पुट जो रिपोर्ट आता है, उसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? जी, राजीव जी। नहीं, गंभीरता से तो लेना ही चाहिए। बैंक ऑफ अमेरिका है भाई, बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटे मोटे संस्थान ने किया हो, है ना। बैंक ऑफ अमेरिका का जितना आप ये कह लीजिए कि डिपॉजिट है और लाइबिलिटीज जितनी है उनकी, उतना इंडिया का जीडीपी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा संस्थान है, ठीक है। अब ये हर साल कराते हैं सर्वे, अगस्त में होता है। इस बार भी 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में इन्होंने सर्वे कराया था, जहां पे इन्होंने 98 अलग अलग फंड मैनेजर्स से बात की। और ये फंड मैनेजर्स कुल मिला के जो है $275 बिलियन का एसेट यानी स्टॉक्स जो है वो संभालते हैं। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है $275 बिलियन का है, यानी इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करें तो लगभग 25 लाख करोड़ का। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। अब ये सर्वे जो है, इसमें आपने जैसे कि अपनी भूमिका में बात कही कि ये निकल के सामने आया कि भारत जो है वहां पर फंड मैनेजर्स बहुत ज्यादा उदासीन है। और ये अपने आप में भौचक्का करने वाली, हैरान करने वाली बात है कि इन्वेस्टर्स की डार्लिंग माने जाने वाली मोदी सरकार ये डार्लिंग से कैसे सनम बेवफा होगी। एकदम उदासीन हो गए हैं जो फंड मैनेजर्स हैं वो इंडियन मार्केट को लेके। लगभग 1/3 फंड मैनेजर्स ने कहा आउट ऑफ 98 कि हम इंडिया के ऊपर में अंडर ये हैं, अंडर इन्वेस्टेड है, हम नहीं डाल रहे हैं पैसा, ठीक है। अंडर वेट रखा है इंडिया को। ओवरवेट कभी हुआ करता था इंडिया, आज अंडर वेट है। तो यानी ये फंड मैनेजर्स इंडियन मार्केट में पैसा लगाना नहीं चाह रहे। और ये कुछ छोटे मोटे फंड मैनेजर्स नहीं है, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं। ये फंड मैनेजर्स कैसे, तो कुछ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, कुछ हेज फंड्स के, है ना, कुछ सोवेरियन वेल्थ फंड के, ऐसे अलग अलग फंड मैनेजर्स से इन्होंने बात किया है। किन किन से बात किया है उसकी मेरे पास में डिटेल नहीं है, क्योंकि ये सर्वे है, ये उतनी ही जानकारियां पब्लिक डोमेन में आती है जितना बैंक ऑफ अमेरिका शेयर करता है मीडिया के साथ में। तो कौन से फंड मैनेजर ने किस कारण से भारत पे अपनी उदासीनता बताई है, ये बताना मुश्किल है, परंतु 4-5 बड़े मुद्दे जो है वो निकल के सामने आए हैं, जिसके कारण से फंड मैनेजर्स इंडिया से दूर भाग रहे हैं और इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। जी कमल जी। जैसे आपने ये कहा कि पहले भारत कभी ओवरवेट हुआ करता था और हम लोग भी इस बात को समझते रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे उसके समय से ही उन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की कि वो प्रो कैपिटल है, इन्वेस्ट करना हो तो रतन टाटा पश्चिम बंगाल को छोड़कर हमारे यहाँ आए। इस तरह की उन्होंने एक छवि बनाई थी, मार्केट फ्रेंडली छवि है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने ये कहा कि कभी इंडिया ओवरवेट हुआ करता था, तो क्या वो मोदी सरकार के दौर में भी ऐसा समय था और कुछ हाल के वर्षों में ऐसा हुआ है जिसके कारण ये बदलाव हुआ है, या मोदी सरकार शुरू से इसमें फिसड्डी रही है? नहीं नहीं नहीं, मोदी सरकार के टाइम में ओवरवेट रहे ये, लंबे समय तक फंड मैनेजर्स रहे। देखिए, पासा बदला है 2025 से, ठीक है। और 2025 में जिस कारण से फंड मैनेजर्स इंडियन मार्केट पे अंडरवेट रख रहे थे वो था टैरिफ का, कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है अमेरिका, तो $40 बिलियन का इंडिया का ट्रेड सरप्लस रहता है अमेरिका के साथ में। तो अगर अमेरिका में माल निर्यात करने में भारत को दुविधाएं आएंगी
टैरिफ के कारण, तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, ये सब पटरी से उतर जाएगा। ठीक है, 2026 में दूसरे कारण दिए गए। अब आपने जो मूल सवाल कहा कि भाई क्या मोदी सरकार के समय में भी थे, जी हाँ, ओवरवेट थे, परंतु देखिए दो तीन चीजें हैं जो फंड मैनेजर्स नहीं बोल रहे हैं और जो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े यूट्यूब पे बैठे हुए सुरमा लोग जो ऐसे हाथ रगड़ रगड़ के और ऐसे बात करने वाले लोग जो है, उनके भी ध्यान में नहीं आई ये चीज। ठीक है, क्या है, जब सत्ता जो है उसके ऊपर में निवेशकों का विश्वास हिलने लगता है, जब समझ में आता है कि जोड़ तोड़ की राजनीति करके जबरदस्ती सत्ता हथियाई जा रही है और सरकार बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है, तो फिर ये फंड मैनेजर्स जो है वो सीधा सीधा स्वाभाविक प्रहार तो नहीं कर सकते मेरे और आपके जैसे, क्योंकि भाई इनको धंधा मिलना बंद हो जाएगा, करियर खराब हो जाएंगे फंड मैनेजर्स के। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कुछ और दूसरे बहाने लेके धीरे धीरे ऐसी जगह से जहां पे डेमोक्रेसी क्षीण होती जाती है, कमजोर होती जाती है, वहां से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण है, बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इज मस्ट टू अट्रैक्ट कैपिटल। पूंजी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत जरूरी है कि मैनेजर्स में, इन्वेस्टर्स में ये एक संदेश जाए कि जो सरकार आज की डेट में देश पे चल रही है वो सही तरीके से चुन के आई हुई है और वो जनता के भरोसे को बनाए रखेगी और जनता के विशेष के हिसाब से काम करेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो जितने आप ये समझ लीजिए कि ऑटोक्रेटिक कंट्रीज है, आज चाइना के स्टॉक मार्केट की क्यों बैंड बजी हुई है, 2007 में जहां चाइना का स्टॉक मार्केट था वहीं 2024 में था। ठीक है, अभी 1-1.5 साल में थोड़ा सुधार हुआ है। क्यों ऐसा है, इंडिया तो दूर दूर तक चाइना के कहीं आमने सामने भी नहीं लगता भैया, कहीं हम उनके है ही नहीं, हमसे 5 गुना और 6 गुना बड़ी इकोनॉमी है, उसके बावजूद भी इंडिया का स्टॉक मार्केट चाइना से बेटर परफॉर्म करता है। क्यों, क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना ऑटोक्रेटिक कंट्री है। परंतु एक डेमोक्रेटिक कंट्री जब ऑटोक्रेटिक कंट्री की तरफ बिहेव करने लगे, जब ये लगने लगे कि भाई दिख तो रहा है कि ये लोगों द्वारा चुन के आई हुई है परंतु वो निरंकुश सरकार है, तब निवेशक घबराने लगते, डरने लगते हैं। निवेशकों को जरूरी है कि कोर्ट जो है, ठीक है, वो स्वाधीन होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस की नीति रहनी चाहिए, पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल रहना चाहिए लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव के ऊपर में। और जब ये नजर आता कि ऐसा है नहीं, वन मैन आर्मी है की तरह देश चल रहा है, एक आदमी के विम्स एंड फैंसीज पे, एक आदमी की अपनी जो चाहते हैं उसके हिसाब से यदि राष्ट्र जो है वो चलने लगा तो फिर निवेशक घबरा जाते हैं। और यही कारण है कि मैंने आपको कहा कि जो इन्वेस्टर्स की डार्लिंग रही मोदी सरकार, जब इन्वेस्टर्स को समझ में आया कि मोदी सरकार निरंकुश रूप से व्यवहार कर रही है, तब इन्वेस्टर्स धीरे धीरे पलायन यहां से करने लगे। और पलायन भी कैसा करने लगे आपको बताऊंगा तो दंग हो जाओगे आप। 1.71 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एफआईआईज ने 2023 में इंडियन स्टॉक मार्केट में किया था, जो 99% घट के 427 करोड़ हो गया 2024 में। 2025 में 1.66 लाख करोड़ इन्होंने भारत से निकाल दिए, यानी इनफ्लो के बदले आउटफ्लो हो गया, भारत से पैसे बाहर चले गए। ठीक है, और 2026 में अगस्त, मिड अगस्त तक की, यानी अगस्त के मध्य तक ही, जनवरी से लेकर अगस्त के मध्य तक 2.3 लाख करोड़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत से निकाल चुके। तो पूंजी आने के बदले पूंजी का पलायन हो रहा है, और पूंजी का पलायन कोई एक कारण से नहीं हो रहा है, इसके अनेकों कारण है। परंतु चूंकि आपका चैनल एक पॉलिटिकल चैनल है, समझने की जरूरत है कि कहां पे प्रजातंत्र लोकतंत्र के स्क्रू कहां ढीले हो रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों को ज्वाइंट ट्विन है, सियामीज ट्विन है, ये कमर से जुड़ी हुई है। तो यदि पॉलिटिक्स खराब होता है तो इकोनॉमी खराब हो गई, फाइनेंस खराब हो गई। जी कमल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा कि लोकतंत्र की हालत खराब है,
या मोदी सरकार उस तरीके से निरंकुशता की तरफ बढ़ रही है। लेकिन एक आम समझ तो ये भी है कि 2024 के बाद नरेंद्र मोदी की का प्रभाव थोड़ा कम ही नजर आता है। उसके पहले वो ज़्यादा एक निरंकुश तरीके से शासन कर रहे थे, उनके पास अपनी पार्टी के दम पर पूर्ण बहुमत था, पार्टी में कोई चुनौती नहीं थी। तो क्या कुछ और भी कारण हम तलाश सकते हैं इसके अलावा, तात्कालिक कारण जिसे मैं कहूँ? क्योंकि ये स्थिति तो भारत में तभी थी जब भारत उनके लिए बहुत प्रेफरेबल देश था, जो अमेरिकी निवेशक है उनके लिए। तो क्या कुछ और बदलाव आप देखते हैं इसमें, जिसके कारण से अभी ये स्थिति आई है? कारण तो जी, बहुत सारे हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो 4 लोकतंत्र के ऊपर में या सरकार की निरंकुशता के ऊपर में इस सर्वे में किसी भी फंड मैनेजर ने कुछ नहीं कहा। ये मेरा अपना आकलन है, मेरा एनालिसिस है, ठीक है। परंतु जो फंड मैनेजर्स ने कहा, जो आप सुनना चाह रहे हैं, उसमें एक बड़ी बात जो फंड मैनेजर्स ने कहा वो ये कहा कि अभी का युग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, मेमोरी चिप्स, इन सब का जमाना है। और भारत इन बिजनेस लाइंस में शून्य बटा सन्नाटा है ही नहीं यहाँ पे कुछ। ना एक भी एआई कंपनी है भाई, ना मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी है। तो पूंजी जो है वो तो ये देखती है कि मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। कैपिटल जो है वो रिटर्न की तलाश में, रिटर्न को चेस करते हुए पहुंचता है। और आज जो रिटर्न है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, डाटा सेंटर इंडस्ट्री, माइक्रोचिप्स, मेमोरी चिप्स, इन सब में है। और इन सब में भारत दूर दूर तक कहीं पे भी नहीं है। भारत का मेन इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट कह लें आप, या निफ्टी कह लें, तो उसमें मेन वेटेज है बैंकिंग फाइनेंस का, जो कंप्लीटली डोमेस्टिक इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। दूसरा है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की खुद ही बैंड बजा दी है। तो आईटी का भी 17% से घट के अब वेटेज जो है निफ्टी में 9, 9.5% शायद रह गया है, ठीक है। जब मैं फॉर्च्यून के लिए आर्टिकल लिखा करता था 2023-24 में, तब 17% के आसपास में था। आज शायद 9, 9.5% के आसपास में है। उसके अलावा आप ये समझिए कि मतलब जो एफएमसीजी हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गया, हमारी इकोनॉमी जो है बेसिकली जब इन सेक्टर्स में उछाल रहता है तब अच्छा करता है। पर अभी उछाल कहाँ है? अभी साइंटिफिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में उछाल है। और जो देश अपनी जीडीपी का मात्र 0.7% R&D में खर्चा करता हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करता हो, वहां पे साइंटिफिक कहां से बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स और कंपनीज जो है वो आएंगी। रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी जिसका 10 लाख करोड़ का टर्नओवर है, वो 3,000 करोड़ से 4,000 करोड़ से R&D में खर्च करती है। अदानी देखेंगे तो कुछ भी नहीं करती होगी, ठीक है। ऐसे टाटा, बिरला, महिंद्रा, गोदरेज सब देख लीजिए, कोई भी R&D में, साइंटिफिक रिसर्च में पैसा डालने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें तुरंत रिटर्न नहीं मिलता है। साइंटिफिक रिसर्च, R&D में आप पैसा डालो तो समय लगता है रिटर्न आने में। और हमारे यहाँ के व्यापारी तो बहुत लालची हैं, तुरंत रिटर्न चाहिए उनको, तुरंत ही रिटर्न चाहिए। 8 पैसे डाले 1 साल में रिटर्न होना, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सेकेंड रीजन जिसके कारण फंड मैनेजर्स पैसा नहीं डाल रहे हैं वो है बेसिकली रिफॉर्म के नाम पे इन्होंने थम्स डाउन दिया है मोदी सरकार को। इन्होंने कहा कि 12 साल के शासन के बाद भी मोदी सरकार जो है वो रिफॉर्म नहीं कर पाई। अब रिफॉर्म का मतलब क्या है भाई? टैक्सेशन जो है वो आज भी बहुत ज्यादा ड्रैकोनियन है इन्वेस्टर्स के ऊपर में, कभी भी लॉन्ग टर्म बढ़ जा रहा है। ये अपना क्या बोलते हैं, एसटीटी जो है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बना हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल बना हुआ है, डिविडेंड टैक्स भी जो है उसमें भी कभी भी कुछ भी चेंजेस कर देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ये मोदी सरकार से उम्मीद नहीं कर रही थी, और इसी का कारण है कि ये जो एफआईएस हैं वो एक एक करके पैसा निकाल के भाग रहे हैं, भागो 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 चिल्ला के तुरंत देश को छोड़ के जा रहे हैं। इनको नहीं रहना भारत में, क्योंकि भारत ना तो कोई इंसेंटिव रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का, और ना ही टैक्सेशन पे रियायत दे रहा है एफआईएस को। सरकार के पास में पैसे ही नहीं है, कहां से रियायत देगी भाई? 80 करोड़ लोगों को फुकट राशन दोगे तो कहां से पैसे आएंगे? और घटिया क्वालिटी के रोड, डैम, पुल बना बना के वो गिरते जाएंगे और उसमें हजारों करोड़ खर्च होते जाएंगे, तो कहां से पैसा बचेगा? वो पैसा लाना है कहीं ना कहीं से। तो वो बाह मरोड़ रहे हैं, गर्दन मरोड़ रहे हैं
ऐसी इन्वेस्टर्स की, मिडिल क्लास जो पैसे दे सकता है, या एफआईज या एनआरआईज जो पैसे दे सकते हैं, उनसे खींच रहे हैं, कितना जितना हो सके खींच लो, और खींच के इलेक्शन के 3 महीने पहले लाडली बहन और लाडला भाऊ योजना लेके आओ, और लोगों के अकाउंट में जो है 2-2, 2.5, 3-3 हजार रुपए हर महीने डालना शुरू कर दो। तो ये तमाशे चल रहे हैं। भारत के लोगों को तमाशे आज से नहीं, सदियों से पसंद है, तो वो तमाशे को पसंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो रिफॉर्म जो है वो हो गया। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके मामले में कुछ नहीं है। एक बड़ी चीज और जो है, जो कमल जी समझने की जरूरत है, वो ये है कि मोदी जी ने कहा था जब जब रुपया गिरता है देश की अस्मिता गिरती है। अब यही मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए कि भैया जब आप आए थे तो 58 रुपीज प्रति डॉलर था, आज 95-96 रुपीज प्रति डॉलर हो गया है। हर साल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2024 में 2.9% इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हुआ था डॉलर के अगेंस्ट, 3% पकड़ लीजिए। तो एफआई तो पहली फुर्सत में -3% चले गए। भाई जितना पैसा लाए तो 3% से डॉलर घट गया, रुपया घट गया, सॉरी, ठीक है, डॉलर के मुकाबले। दूसरे साल यानी 2025 में जब डॉलर विश्व की दूसरी बड़ी करेंसीज के अगेंस्ट गिर रहा था, डॉलर इंडेक्स गिर रहा था, उस टाइम में हमारा रुपया जो है डॉलर के खिलाफ गिर रहा था। जबरदस्त सर्कसबाजी चल रही थी। डॉलर पूरे विश्व की करेंसीज, बड़ी बड़ी करेंसीज के खिलाफ गिर रहा था, और भारत का रुपया डॉलर के खिलाफ गिर रहा था। और लगभग 5% की गिरावट जो है वो 2025 में हमने देखी, और इस साल मिड मई तक 7% गिर चुका है। मई के बाद मैंने देखा नहीं। तो आप ये सोचिए कि जब पहली एफआई जो पैसा लेके आ रहे भारत में, वो यदि -3%, -5%, -7% डे 1 हो जाए गिरते हुए रुपये के कारण, तो क्यों पैसा लगाएंगे भाई भारत के मार्केट पे? नुकसान ही नुकसान है। तो ये 3-4 कारण, महत्वपूर्ण कारण थे, जिसके कारण फंड मैनेजर्स जो हैं वो बड़े ही उदासीन हैं। और चलिए आप आगे प्रश्न पूछिए तो फिर मैं आगे। मैं सुधारों पे एक समझ आपसे बनाना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि क्या हम जो अमेरिकी इन्वेस्टर्स हैं या फंड मैनेजर्स हैं, उनके द्वारा जो इस तरह से बातचीत की गई, उसकी जो एक रिपोर्ट आई, उससे हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि इंडिया अमेरिका जो ट्रेड डील हो रहा है उसके संदर्भ में भारत पर कुछ दबाव बनाया जाए, या उससे ये बिल्कुल स्वतंत्र हम इसे माने? ना, ट्रेड डील से इसका कोई लेना देना नहीं, एकदम स्वतंत्र है। ये फंड मैनेजर्स कोई खाली अमेरिका के थोड़ा है। इतने बड़े बड़े फंड हाउसेस है, बीएनपी पारिबा हो गया, फ्रेंच बैंक है, फ्रांस का बैंक है। फ्रांस तो आज की डेट में बड़ा गर्म चल रहा है अमेरिका के खिलाफ, एकदम नरम रिश्ते हो गए, गर्म स्वभाव हो गया है वहां के मैक्रोन और ट्रम्प के बीच में। तो ऐसा नहीं है ना। मतलब मैं बीएनपी पारिबा के लोगों से उन्होंने बात किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन ये इंडिया में जो है इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, आपके यूबीएस है, आपका बीएनपी पारिबा है, और 50 मॉरिशस बेस्ड, सिंगापुर बेस्ड, है ना, हांगकांग बेस्ड फंड्स हैं जो पैसे डालते हैं। अब इन्होंने किन किन को पकड़ के बात किया मुझे नहीं मालूम। 98 फंड मैनेजर्स हैं, उनके नाम और उनके संस्थान के नाम जो है वो उजागर नहीं किए इन्होंने, ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए, वो ठीक किया है। तो पर देखिए, ये अमेरिका के साथ में ट्रेड डील जो है ये तो एक अलग ही विषय हो गया, इस पे तो कभी और हम अलग बात कर लेंगे। परंतु जो मेन विषय जो आपने उठाया कि भाई सर्वे में भारत के ऊपर में सबसे ज्यादा नकारात्मक हैं फंड मैनेजर्स। पहले इस सर्वे के पहले तक, पिछले साल तक इंडोनेशिया पे थे, नंबर 2 पे इंडिया आता था। इस साल नंबर 1 पे इंडिया आ गया नकारात्मकता की लिस्ट में, सकारात्मकता की लिस्ट में नहीं, पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली हम लोग टॉप पे चल रहे हैं। तो अब देखिए ऐसा है कमल जी, आप तो हिम्मत कर रहे हैं चर्चा कराने की, बाकी कहीं मीडिया पे तो यही नहीं। मेरे चैनल पे कल मैंने, मेरा जो यूट्यूब चैनल है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, उस पे मैंने 25 मिनट का वीडियो बनाया इसी विषय पे, और उसके बाद मैंने ढूंढने की कोशिश की कि और कहीं है क्या, आया है क्या इस पे। आने के बाद में आज सुबह बैठ के मुझे कहीं नजर नहीं आया।
तो सवाल ये उठता है कि भाई बड़े बड़े ये जो चैनल्स हैं और बड़े बड़े जो एंकर हैं, ये अर्णब गोस्वामी जो 2014 के पहले तक बोलता था दिस नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत, अभी इन सब के मुंह में मेहंदी लगी है। और बाकी जो चैनल है उनके जो ये हैं एंकर्स या उनके जो टीम है, उनके पास में उतनी अक्ल ही नहीं है, समझ ही नहीं है, वो क्या ही बात करेंगे। मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं सरकार के गुणगान करने के लिए। इनमें से एक की भी हैसियत ऐसी नहीं है कि ये जरा प्रीमियम कितना इंडियन मार्केट को मिल रहा था आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले, 20 साल पहले, और आज कितना मिल रहा है, इसका एक कंपैरिजन कर लें। इनको प्रीमियम पूछेंगे, अर्निंग मल्टीपल पूछेंगे, वैल्यूएशन मल्टीपल पूछेंगे, तो 99% को तो पता ही नहीं होगा और इनको जानना भी नहीं है किसी को। खाली मोदी सरकार का गुणगान करना, तारीफ करना, यही अगर लिस्ट में नंबर 1 पे आता, ठीक है, पॉजिटिवली, तो आज आप देखते हैं आज तक से लेके तो जितने चैनल हैं, इंडिया टीवी और रिपब्लिक और जितने, सब पे मोदी गुणगान करना जो है, मोदी चालीसा आरंभ हो गया था। दुख की बात यह है कि देश का मीडिया जो है वो सो गया है। मेरा चैनल 2-2.5 हजार लोग देखते हैं, आपका चैनल कितने लोग देखते हैं मालूम नहीं, पर कहने का अर्थ यह है कि भाई ये लिमिटेड लोगों तक बात पहुंच रही है। बहुत ही लिमिटेड लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्यों ये सरकार असफल हो रही है, फंड मैनेजर्स जो हैं उनकी आंखों में सरकार विफल क्यों हो रही है, क्यों नहीं उनको रिझा पा रही है। निर्मला ताई इतनी विफल वित्त मंत्री रही है, इन्होंने बड़ी एरोगेंटली कह दिया था कि वी डोंट वांट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हमें तो एसआईपी से ही, डोमेस्टिक इन्वेस्टर से ही बहुत पैसा आ रहा है। ओ मैम, व्हाट यू सेड, नो 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 नो। अब एफआईआई ने दिखा दिया कि आपको हम नहीं चाहिए ना, भारत को नहीं चाहिए ना एफआईआई, तो चलो हम पैसे भारत से बाहर लेके जा रहे हैं, और अब वो लेके जा रहे हैं, परंतु निर्मला ताई के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये एक ऐसी सरकार है जिसके मंत्री कुछ भी बोल के निकल लेते हैं, बच लेते हैं पतली गली में, और मोदी जी प्रधानमंत्री कोई एक्शन नहीं ले पाते। ट्रेनें 3 ट्रेनें टकराती हैं, 2 ट्रेनें सुनी थी, 3 ट्रेनें इस सरकार के समय में मैंने सुनी, 500 लोग मर जाते हैं, पर उस मंत्री का देख रहा हूं प्रमोशन ही होता जा रहा है, अश्वनी वैष्णव का प्रमोट, हर जगह जो है अश्वनी वैष्णव छाए हुए आजकल। वित्त मंत्री बोलती है कैपिटल स्कार्स कंट्री है, पूंजी की कमी है भारत में। ऐसी पूंजी की कमी वाले भारतवर्ष में बड़े ही ताव के साथ में एरोगेंटली वित्त मंत्री बोलती है कि हमें विदेशी पूंजी निवेशकों की जरूरत नहीं है, और जब वो भाग रहे हैं तो एकदम सन्नाटा है, समझ में ही नहीं आ रहा है इनको कि हो क्या रहा है। तो जब तक चलती में थे तब तक तुमने सबको बहुत ही एरोगेंटली ट्रीट किया, तब तक जो है आपने सबके सामने साथ बदतमीजियां की, और अब जो है पलट के वार इनके ऊपर में आ रहा है। बच्चों ने जब तक सर पे बिठाया तो बहुत बदतमीजी की, अब जब बच्चे जो है 16-16, 18, 20 साल के बच्चे औकात दिखा रहे हैं और जब फप्ते कस रहे हैं तो मुंह छिपाते हुए भाग रहे हैं ये नेता लोग। दुख की बात यह है कमल जी कि इस देश में विपक्ष जो है वो भी उतना सशक्त नहीं है। इन चीजों का फायदा लेना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कितने विपक्ष के जो लीडर्स हैं, समाजवादी, कांग्रेसी, तृणमूल, इनको जानकारी भी है इस सर्वे के बारे में, कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने ये विपक्षी लीडर जो रोज टीवी पे आके जो है बहस करते हैं, इनमें से कितनों का अध्ययन है। दिक्कत की बात भारतवर्ष में यह है कि लोग पढ़ना लिखना भूल गए, किसी को नहीं पढ़ना, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, और वो ये दिखाता है कि समाज कैसे गिर रहा है हमारा। ये सिर्फ कोई एक फंड मैनेजर्स भारत से उदासीन हुए इस पे ही मसला नहीं है, कैसे धीरे धीरे भारत का समाज, हमारा समाज जो है वो अधोगति की दिशा में बढ़ चला है, ये उसका भी एक नमूना है। जी जी कमल जी, एक आखिरी सवाल जो कि हो सकता है कि लंबी चर्चा का भी समय उसके लिए जरूरी हो, लेकिन फिर भी मैं सवाल आपसे रखूंगा क्योंकि आपने जिक्र किया कि हम लोग 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं। फिर अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी ये कहा कि वो महिलाओं को पैसा देंगे। दिल्ली में भी एक योजना शुरू हो रही है, बहुत सारी कंडीशंस लगे हैं उस पर फिर भी एक फ्री पैसा देना, फ्री अनाज देना, सीधे कैश ट्रांसफर कर देना, तो ये तो ऐसा लगता है कि ये चीज रुकने वाली है नहीं। तो क्या हम इससे परे कुछ भारत के लिए तस्वीर देख पाएंगे, यानी कि ये चल रहा है फिर भी हम कह पाएंगे कि भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाएगी, या यही मुख्य कारण है भारत की आर्थिक स्थिति का, ये भी आप मानते हैं? आप इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं कि जो फंड ट्रांसफर हो रहा है, अनाज मुफ्ती दिए जा रहे हैं, फ्री बीज की जो पूरी स्थिति बनी हुई है,
क्या वो भारत की आर्थिक दुर्बलता का प्रमुख कारण है, ऐसा आप मानते हैं? ये तो स्वाभाविक है, पहली चीज। दूसरी बात, आपने कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि स्थिति रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? जिम्मेदार आप हैं। ये मध्यम वर्ग है जो बैठ के ये अभी देखेगा ये चैनल, ये इंटरव्यू, ये आप सभी लोग जो है, आप लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लोगों के जेबों से टैक्स के रूप में पैसे निचोड़े जा रहे हैं और लाडली बहन और लाडला भाऊ चला जा रहा है। हर भाजपा सरकार इलेक्शन के 3 महीने 6 महीने पहले जो है इस तरीके की घोषणाएं करती है और मध्यम वर्ग कायर की तरह मुंह पे उंगली रख के चुपचाप बैठा रहता है। क्यों नहीं आप इलेक्शन के पहले जो है जाके बोलते कि अगर आपको इस तरीके के नियम करने तो हम आपके खिलाफ वोट करेंगे। मध्यम वर्ग इस देश का बहुत सशक्त और बहुत बड़ा है, परंतु बहुत कायर है, और ये कायरता का निशानी है। कायरता, जो लोग जो भीरू हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं, उन लोगों के कारण ही देश का और समाज का ग्राफ गिर रहा है। जो लोग यूट्यूब पे सिर्फ क्या है, देखिए, एक एटमॉस्फेयर, माहौल ऐसा बन गया है कि डेमोक्रेसी में लोगों को हमेशा जो है उनकी तारीफ करनी चाहिए। भाई, उनको कभी क्रिटिसाइज मत करो, नहीं तो लोग आपसे चिढ़ने लगेंगे, और लोग चिढ़ने लगेंगे तो आपको नुकसान होगा। ये क्या बात हुई भाई? जब पूरा देश, पूरा समाज ऐसी गिरता है। रोमन एम्पायर में ब्रेड एंड सर्कस की एक थ्योरी की जो जुनूनों ने दी थी फिलोसफर फर्स्ट एडी में, ठीक है, आज से 2000 साल पहले। जुनूनों, जिनको जुवेनाइल भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि किसी भी देश में यदि आप चाहते हो कि सत्ता के खिलाफ बिगुल ना बजे, जनता जो है वो सत्ताधीशों के खिलाफ ना जाए, तो उनको ब्रेड यानी फ्री राशन दो, और सर्कस यानी उनको एंटरटेनमेंट में बिजी रखो। इसीलिए एम्फी थिएटर्स बनाए गए बड़े बड़े, जहां पे जो है युद्ध कर रहे, तलवारबाजी चल रही है और लोग मर रहे हैं, और मतलब वॉर जो है उसका एक मिनिएचर वर्जन एम्फी थिएटर में लड़ा जाता था, 1-on-1 फाइट होती थी। तो ये एंटरटेनमेंट, ये खूनी जंग में जो है पूरा रोमन साम्राज्य जो है उसके अंदर में डूब गया था, और फ्री फुकट का खाने को मिल रहा था, पेट भरा हुआ था। हुआ क्या? जर्मन के बर्बर लोगों ने जाके रोमन साम्राज्य जो इतना पुराना था खत्म कर डाला, तहस नहस कर दिया। भारत भी जो इतने 5000-6000 साल पुरानी जो है सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें मैं देख रहा हूं वो सभ्यता संस्कृति गिर इसलिए रही है क्योंकि सबको अपनी तारीफ सुननी है। मध्यम वर्ग को भी चाहिए कि भाई हम मुंह पे उंगली रख के बैठे ना, हमको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हारे पैसों से ये लाडली बहन और लाडला भाऊ चल रहा है। हाउ यू आर टॉलरेटिंग दिस नॉनसेंस एंड व्हाई आर यू टॉलरेटिंग दिस नॉनसेंस? तो जो आपने कहा कि क्या ये देश जो है, ये इसके गिरने में ये फ्री राशन जो है ये मायने रखता है, या फ्रीबीज जो है ये मायने रखते, बिल्कुल रखती है। यही अरविंद केजरीवाल करते थे तो आप बोलते थे रेवड़ी सरकार है। इनके मंत्री लोग बोलते थे कहां से ये पैसा लेके आएगा अरविंद केजरीवाल, इसके बाप का पैसा है क्या? इस तरीके का अल्फाज यूज करते थे। और जब ये खुद कर रहे हैं तो किसके बाप का पैसा है? मेरे और आपके बाप का पैसा, और हमारा भी पैसा है। हमारे टैक्स के पैसों का ये दुरुपयोग हो रहा है, और दुख की बात है कि देश की जनता खामोश है। अच्छा है, खामोश रहो, ऐसे ही होता रहेगा। इलेक्शन के 3 महीने 6 महीने पहले जो है वो गरीब लोगों के अकाउंट में, सो कॉल्ड गरीब लोग, सबके घर में टीवी है, सबके घर में फ्रिज है, जिन जिनको मिल रहा है, सबके घर में 2 पहिया 4 पहिया भी हैं, कईयों के घर में, उनको भी मिल रहा है। ये सब गरीब हैं, इनको 1500-2500 रुपए का घूस दिया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये वोट देते रहे और उसको, उसकी जो है पक्ष में हमेशा खड़े रहे। ये दुर्बलता नहीं है तो क्या है, ये घूस नहीं है तो क्या है, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है, परंतु इसके खिलाफ किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि चू भी कर दे। जी कमल जी, और मैं ये भी कहूंगा कि शायद बेहतर होता कि सरकार कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती, जिससे लोगों के सामने रोजगार के अच्छे अवसर आते हैं, बजाय इसके कि हर महीने 2-2,500 रुपया देके छोटी सी राहत देना। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम आगे विस्तार से राजीव जी से चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, मुझे लगता है कि जो हमारे सोशलिस्ट फ्रेंड हैं वो इसको एक अलग तरीके से देखेंगे, इसके पक्ष में आर्गुमेंट देंगे। अरविंद केजरीवाल भी कुछ कुछ बातें कहते थे, कई अन्य, राहुल गांधी ने भी कुछ पैसे देने की बात कही थी 2019 के चुनाव में और बाद में भी।
तो इसके तमाम पहलुओं पे हम एक अलग से कार्यक्रम करेंगे कि जो दूसरी तरफ से तर्क आता है कि ऐसा क्यों करना ज़रूरी है और लोकतंत्र के भीतर क्यों ज़रूरी है, उस पर। लेकिन आज की अपनी इस चर्चा को हम इस बिंदु के साथ समाप्त करना चाहेंगे कि जो आर्थिक मुद्दे हैं उसके बारे में आम लोगों को और ज़्यादा जागरूक होकर देखने और समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में किस तरीके से इन्वेस्टर्स हमारे देश को देख रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमारे देश की छवि कुल मिलाकर कैसे बन रही है। और मुझे ये उम्मीद है कि राजीव जी की आज की चर्चा से कुछ पहलुओं पर ज़रूर प्रकाश पड़ा होगा। आज की इस बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।